Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be starting our general pathology. General pathology is one of the very important, not general pathology, pathology is one of the very important units to be understand. और MBBS के दौरान अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको आप रूह कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके बगैर मेडिसिन या डायग्नोस्टिक अप्रोच हमारी सही नहीं हो सकती, डिजीज के डायग्नोसिस हमसे सही नहीं बन पाता, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप यूं समझते हैं कि ये मेजर ऑफ द सब्जेक्ट को कवर करेगा, दैट इज पैथोलॉजी. दैट इज पैथोलॉजी. फॉर पैथोलॉजी यू मस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज जनरल पैथोलॉजी. ठीक है, तो जनरल पैथो और इसकी जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आज, वो कहीं ना कहीं बल्कि आपको हर यूनिट में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हाइपरप्लेजिया की बात करेंगे तो आगे आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा. ठीक है, आपको लिवर के अंदर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी. अगर हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे तो मैं हर एक यूनिट में साथ में आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें बताऊंगा. सो पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why is pathology important? Pathology is important to know how are the diseases being made. Pathology is important to know how to diagnose disease. Pathology is important because it helps us in understanding the key etiologies which are happening away in the body. So let's start our today's lecture, and मैं अपनी screen को जो है वो share कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, and then we will officially start our class like this. Give me a second. So, can anybody tell me what is pathology? By the way, it's first day 2024 edition and page number 202. What is pathology? Can anybody tell me? What is definition of pathology? Study of disease. Okay. Anybody else? Sir, anything occur abnormally in normal physiology, like we studying physiology. So when that can change to abnormality, so we can say it's the pathology. Okay. So what is pathology? जैसे अभी एक डॉक्टर साहब ने कहा कि सर it is the study of disease, or it is the study of diseases. Pathology is study of path, and path means disease. It is the study of diseases. ठीक है, and disease का क्या मतलब है? What is disease basically? It is the study of diseases. Pathology is the study of diseases. Now, what do you mean by disease? Disease का मतलब है any abnormal condition. Disease का क्या मतलब है? Any abnormal condition that disrupts normal functioning of body or normal physiology of body. या अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूं तो पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ? any disturbance in the physiology. ठीक है, पैथोलॉजी में हम किस चीज पे अपना मेजरली फोकस करते हैं? हम पैथो के अंदर फोकस करते हैं सबसे ज्यादा कॉजेस के ऊपर फोकस करते हैं कि डिजीज की कॉज क्या है, जिसको हम पैथोलॉजी की लैंग्वेज में एटियोलॉजी कहते हैं. हम कॉजेस पे फोकस करते हैं. ठीक है, फिर हम किस चीज पे फोकस करते हैं? पैथोफिजियोलॉजी पे फोकस करते हैं कि ये जो पैथोलॉजी हो रही है इसका फिजियोलॉजी के साथ कैसा लिंक है, इसकी फिजियोलॉजी के साथ कैसी ब्रिजिंग है. लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट है और उस पेशेंट में क्या है कि उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, और वो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स क्या करते हैं, या इस तरीके से कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है हमारे पास, और उस पेशेंट में क्या है? उस पेशेंट का ये स्टोमक है, और इस स्टोमक में हमारे पास पड़े हुए हैं पेराइटल सेल्स. पेराइटल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये फिजियोलॉजी हो गई. अब जब कभी भी पेराइटल सेल एक्सेसिव HCl प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो क्या होने लग जाएगा? गैस्ट्रिक अल्सर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे.
तो दिस इज बेसिकली पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि फिजियोलॉजी में किस तरीके से डिस्टर्बेंस हो रही है. सो पैथोफिजियोलॉजी इज द की अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बेसिकली पैथोलॉजी ब्रिजेस आर इंटरलिंक्स विद द फिजियोलॉजी. देन हमारे पास आ जाते हैं कि इटियोलॉजी होगी, पैथोफिजियोलॉजी होगी, फिर आती है डिजीजेस की पैथोजेनेसिस, के डिजीजेस प्रोग्रेस किस तरीके से करती हैं, वो डेवलप किस तरीके से होते हैं. फिर आती हैं डिजीजेस के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, यानी कि प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज. ये जो डिजीज है इसका प्रोग्नोसिस से पहले आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि हम डिजीज का कोर्स जानने की कोशिश करते हैं कि डिजीज डेवलप किस तरीके से होती है. जैसे कि अगर बुखार होता है किसी बंदे को, तो बुखार के बाद उसके साथ उसकी खांसी होने लग जाती है, खांसी के साथ उसको कुछ और होने लग जाता है. तो चीजें किस तरीके से जाती हैं अनटिल द रेजोल्यूशन. व्हाई इज पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट? पैथोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिजीज. अगर आपको डिजीज का नहीं पता होगा, अगर आपको डिजीज का नहीं पता होगा, तो क्या होगा, आप आगे मजीद समझ नहीं सकेंगे कि किस तरीके से जो है वो उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें कैसे करनी है. सो पैथोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिजीज मैकेनिज्म. फिर सबसे बढ़ के आता है इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन. ये क्लिनिकल कोरिलेशन के लिए बड़ी जरूरी है. फिर डिजीज की ट्रीटमेंट गाइडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि गाइड कैसे करेगी हमें ट्रीटमेंट की तरफ, कि ट्रीट कैसे करना है. फिर जब हमें पता चल जाएगा ये डिजीज ऐसे डेवलप होती है तो उसकी प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है. आज मैं आपको 80-20 रूल पढ़ाने जा रहा हूँ, और 80-20 रूल के मुताबिक जनरल पैथोलॉजी के वो टॉपिक्स मैं आप लोगों से करवाऊंगा कि जो टॉपिक्स हर एक यूनिट में आगे आपको काम आएंगे. और बिफोर बिफोर स्टार्टिंग फॉर एनीथिंग आई हैव टू टॉक अबाउट सेल, क्योंकि सब चीजें सेलुलर लेवल पे हो रही होती हैं. तो दिस इज सेल. सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं सेल का. ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर के, और इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो सफर है, इस सारे एरिया को कहते हैं साइटोप्लाज्म. और ये जो अंदर इसके अंदर मौजूद है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. नाउ साइटोप्लाज्म ये जेली लाइक स्ट्रक्चर हो, जेली लाइक फ्लूइड होता है इसमें साइटोप्लाज्म में, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपके पास, प्रोटोप्लाज्म. 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 मुझे पता है ये सब आप लोगों को आता है, बट स्टिल आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग. सेल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. लाइक इंसुलिन रिसेप्टर्स, ग्रोथ रिसेप्टर्स, लाइक देयर आर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, जिनका काम ये होता है कि वो सोडियम अंदर की तरफ आता है, पोटासियम बाहर की तरफ आता है, पोटासियम अंदर की तरफ आता है, सोडियम बाहर की तरफ जाता है. दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द सेल ऑन कंटीन्यूअस बेसिस. साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारी. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स और डीएनए. ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं. नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सबसे पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, विच इज पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये इंटरनल रिस्पायरेशन करवाता है. देन यहाँ पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या होते हैं यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास स्मूथ होते हैं और रफ होते हैं. फिर यहाँ पर हमारे पास होती हैं गोल्जी बॉडीज. चलो, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल. गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है. ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये लिपिड की सिंथेसिस करवाता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन करता है मल्टीपल ड्रग्स की और इन सब चीजों की. जो भी चीज सिंथेसाइज होती है सेल के अंदर, वो गोल्जी बॉडीज के पास जाती है कि यार इसकी पैकेजिंग करो, और वो फिर आगे की तरफ चला जाता है. जब हम जनरल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम सेलुलर फिजियोलॉजी से ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे. any issue, anything which is destroying the normal homeostasis of the cell, normal homeostasis of the cell is known as what, इसको हम क्या कहते हैं,
अगर कोई भी नॉर्मल चीज होम्योस्टेसिस को सेल के डिस्ट्रॉय करिए तो इसका मतलब है कि वो डिजीज कॉज करिए, वो क्या करिए, डिजीज कॉज करिए, ठीक है। नाउ ये एक सेल है, और आज हम जितनी भी चीजें पढ़ने जा रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेलुलर, जो हमारा आज पहला किस्सा है, दैट इज सेलुलर अडॉप्टेशन। सो वी विल टॉक विद सेलुलर अडॉप्टेशन। क्योंकि हमने पैथो की बात की है तो पैथो का मतलब होता है सेलुलर, पैथो का मतलब होता है डिजीज, तो आज हम बात करेंगे सेलुलर इंजरी या सेलुलर अडॉप्टेशन। जब कभी भी, लेट्स से ये एक सेल है, जब कभी भी इस सेल के ऊपर, ये एक सेल है, जब कभी भी इस सेल के ऊपर किसी किस्म का भी स्ट्रेस पड़ता है, चाहे वो स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो स्ट्रेस पैथोलॉजिकल हो, जब कभी भी सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, सेल के अंदर कुछ चीज चेंजेस आती हैं, सेल के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं जिनको हम कहते हैं सेलुलर अडॉप्टेशंस। मिसाल के तौर पे एक स्टिक आप, छड़ी आप तोड़ो दरख्त से और आप उसको मोल्ड करने की कोशिश करो, उसके ऊपर स्ट्रेस डालो तो वो अपनी शक्ल को अडॉप्ट कर लेती है। वो क्या कर लेती है, अपनी शक्ल को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक हो गया। तो व्हाट इज इट बेसिकली, दिस इज बेसिकली नोन एज सेलुलर अडॉप्टेशन, यानी कि स्टिक ने अपने आप को क्या किया, अडॉप्ट किया, स्टिक ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। नाउ जब कभी भी स्टिक अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअसली वो स्ट्रेस उसको देते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिसको कहते हैं, एक पॉइंट आएगा जिसमें स्टिक के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे, और वो चेंजेस होंगी रिवर्सिबल चेंजेस। सबसे पहले क्या किया कि स्टिक ने अपने आप को अडॉप्ट किया, उसके बाद स्टिक के अंदर कुछ रिवर्सिबल चेंजेस आएंगे उसकी शेप के अंदर। फिर अगर आप स्टिक को कंटिन्यूअसली इस तरीके से मोल्ड करते रहेंगे तो एक आता है, एक चीज आती है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है ना बेटा जी, इसके बाद जो भी चेंज आती है उस स्टिक के अंदर वो परमानेंट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सो सबसे पहले सेल अडॉप्ट करता है, सेलुलर अडॉप्टेशन आती हैं उसके अंदर। सेलुलर अडॉप्टेशन अगर फिर भी स्ट्रेस खत्म ना हो तो फिर क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस आती हैं। और रिवर्सिबल चेंजेस में भी अगर सेल, फॉर एग्जांपल सेल के ऊपर से वो स्ट्रेस ना हटाया जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चीजें आगे कन्वर्ट होने लग जाती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सो स्टिल नाउ वी हैव स्टडीड वन थिंग कि जब कभी भी सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ती है तो सेल अपने आप को क्या करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, और जब सेल अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है उसका नाम है सेलुलर अडॉप्टेशन। उसका नाम क्या है, सेलुलर अडॉप्टेशन। और सेलुलर अडॉप्टेशन आर दी टेम्परेरी चेंजेस विच आर हैपनिंग इनसाइड द सेल। और अगर मिसाल के तौर पे ये स्ट्रेस कॉन्टिन्यूअस रहे, ये स्ट्रेस क्या रहे, कॉन्टिन्यूअस रहे और स्ट्रेस हटे नहीं, तो फिर रिवर्सिबल सेल चेंजेस आती हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी आती है। और रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है कि अगर फिर भी उसमें मसाइल पैदा होते रहे, उसी तरीके से स्ट्रेस मिलती रहे, तो वो आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर डेथ। व्हाट आर दी स्ट्रेसर्स फॉर अ सेल, सेल के लिए स्ट्रेसर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में। जैसा कि मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं, जैसा कि, एक सेकंड रुके, ओके, जैसे कि हम स्ट्रेस की बात करें अगर, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं फिजिकल स्ट्रेस की, या फिजिकल स्ट्रेसर हो सकते हैं। कैसे भला, जैसे कि ये एओर्टिक वेल्व है, और एओर्टिक स्टीनोसिस की वजह से अब इस वेल्व को हमने क्या कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। और रिपेयर करके, बल्कि इसको क्या किया हमने कि इधर हमने एक प्रोस्थेटिक वाल लगा दिया। अब उस प्रोस्थेटिक वाल में से जब कभी भी आरबीसीज गुजरते हैं तो वो शेयर होने लग जाते हैं, वो ट्रोमाटाइज्ड होने लग जाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैक्रोएंजियोपैथी। मिसाल के तौर पे ये रेनल आर्टरी है और इसके अंदर एक क्लॉट बना हुआ है, जैसा कि बनता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में बनता है, या जैसा कि हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में बनता है।
आपको ये डिजीजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। जब कभी हम हीमाटोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कैसे काम करती हैं। यहाँ से जब कभी भी आरबीसीज आप गुजरेंगे तो वो आरबीसीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आरबीसीज दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। और इनको हम क्या कहते हैं, हेलमेट सेल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, हेलमेट सेल्स कहते हैं, ठीक है, ये शिस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज फिजिकल स्ट्रेस। ये क्या है हमारे पास, फिजिकल स्ट्रेस, ये मैकेनिकल ट्रॉमा है। या और स्ट्रेस क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक्सेसिव हीट, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। या फॉर एग्जांपल कोल्ड टेम्परेचर, फ्रोस्ट बाइट होता है कि नहीं होता, फ्रोस्ट बाइट जिसकी वजह से हमें एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। और भी बहुत तरह की स्ट्रेस हो सकती है। केमिकल स्ट्रेस, मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट ने पॉइजन ले लिया, साइनाइड वगैरह, वो केमिकल स्ट्रेस है। किसी पेशेंट ने ड्रग ओवरडोज कर लिया, वो भी टिश्यू को जाकर के डैमेज करती हैं। देन बायोलॉजिकल स्ट्रेस, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, फंजाई इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। या मिसाल के तौर पे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ गया, ऑटो इम्यून डिजीजेज आ गए। या मिसाल के तौर पे पेशेंट को ब्लड सही से नहीं मिल रहा उसके सेल्स को, तो उसको हाइपोक्सिया हो गया, जिसकी वजह से कल को आपको अंजाइना या मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक स्ट्रेसेस आ गए, जिसमें एनर्जी डिप्राइव्ड होगा पेशेंट, जैसा कि अक्सर होता है इन स्टारवेशन, ठीक है। या फिर हो सकता है बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें क्या हैं, बेसिकली ये सारी चीजें स्ट्रेसर्स हैं। और जब कभी भी किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, कुदरत ने उसको अडॉप्ट करने की एबिलिटी दी हुई है। सेल स्टार्ट्स अडॉप्टिंग, सेल स्टार्ट्स अडॉप्टिंग। और सबसे पहली जो सेलुलर अडॉप्टेशन आपके सामने है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सेलुलर अडॉप्टेशन? रिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, दैट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। if stress is excessive or persistent, adaptations can progress to cell injury। और वो सेल इंजरी क्या होती है, वो सेल इंजरी हो सकती है लाइक सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर एटसेट्रा। इस तरीके से सेलुलर अडॉप्टेशन आ सकती हैं। यानी कि जब कभी भी एक पेशेंट को सेलुलर अडॉप्टेशन आती हैं, तो सेलुलर अडॉप्टेशन आगे जाकर के रिवर्सिबल सेल इंजरी करवाती है, और रिवर्सिबल सेल इंजरी आगे जाकर के इरिवर्सिबल सेल इंजरी करवा देती है। नाउ सबसे पहले हाइपरट्रॉफी। लेकिन कोई बंदा मुझे बता सकता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम सबको एफएससी से पता है। कोई बंदा मुझे बता सकता है सेल्स की टाइप्स कितनी है? 3 types of cells. एक्सीलेंट। सो सेल्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन से सेल्स आते हैं? Stable cells. स्टेबल। बेटा तुमने मस्जिद का माइक लगाया हुआ है साथ, बड़ी एको है तुम्हारे माइक में यार। दूसरे बेटा जी, स्टेबल सेल्स, लेबाइल सेल, लेबाइल, Labile. लेबाइल सेल्स। तीसरे परमानेंट, परमानेंट सेल्स। So, Dr. Sahiban, there are stable cells, labile cells, and permanent cells. What are stable cells? What are labile cells? And what are permanent cells? मिसाल के तौर पे ऐसे सेल्स जो के रोजमर्रा की जिंदगी में डिवाइड करने की, यानी कि माइटोटिक डिवीजन की, डिवाइड कैसे करते हैं सेल, माइटोसिस से, माइटोटिक डिवीजन की एबिलिटी रखते हूँ, उनको लेबाइल सेल्स कहते हैं। जो रोजमर्रा ये ऐसे सेल्स हैं जो डेली डिवाइड होते हैं। परमानेंट सेल्स ऐसे सेल्स जो माइटोटिक डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम परमानेंट सेल्स कहते हैं। सो दो तरह की सेल्स हैं, एक लेबाइल सेल्स हो गए, एक परमानेंट सेल्स हो गए। परमानेंट सेल ऐसे होते हैं जो माइटोटिक डिवीजन नहीं कर सकते, लेबाइल सेल्स माइटोटिक डिवीजन कर सकते हैं। स्टेबल सेल्स माइटोटिक डिवीजन कर सकते हैं, यस और नो? Yes. Anybody? yes sir. sir, when on need, They can Yes, do, but to some extent. to some extent or when needed, यूं भी कह सकते हैं हम, up to some extent और when needed। मिसाल के तौर पे लिवर की मिसाल ले लेते हैं। लिवर, नॉर्मली लिवर के सेल डिवाइड
नहीं होते। बट जब कभी भी लिवर डैमेज होता है तो लिवर के अंदर क्या हो जाती है, रीजनरेशन होने लगती है। अच्छा, ये जो सेल्स डिवाइड होते हैं, ये कहाँ से डिवाइड होते हैं, स्टेम सेल से डिवाइड होते हैं, ये याद रखिए। कहाँ से डिवाइड होते हैं ये स्टेम सेल से डिवाइड होते हैं। ओके, अच्छा, लेबाइल सेल्स ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड हो रहे होते हैं। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं मुझे आप? फॉर एग्जांपल कौन से सेल्स? For example, skin cell, और कोई और मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल? GI mucosa. जीआई म्यूकोसा। और इससे भी ज्यादा रेलेवेंट, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिससे आगे कौन कौन से सेल्स बनते हैं हमारे पास? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसीज की हाफ लाइफ कितनी है? 128. 120 डेज। डब्ल्यूबीसीज की कितनी है? डब्ल्यूबीसीज की हाफ लाइफ कितनी है? 1 day. 6 to सो ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, सेल के अंदर है या कहाँ पे है। ठीक है, तो हर सेल की अपनी अपनी हाफ लाइफ है, इसलिए इनकी हाफ लाइफ इस तरीके से डिफाइन नहीं की जाती। लेकिन इनकी जो हाफ लाइफ होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू तकरीबन ये 3 to 4 डेज तक इनकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, हर सेल की हाफ लाइफ इसमें डिफरेंट होती है डब्ल्यूबीसीज की, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स हैं। जब हम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आपको पढ़ाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। उसी तरीके से प्लेटलेट्स की हाफ लाइफ आती है। सो इनकी मतलब ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो हैं ये डेली बेसिस पे डिवाइड होते हैं। परमानेंट सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइड ही नहीं हो सकते। ऐसे सेल्स कौन कौन से हैं? neurons, न्यूरॉन्स, और एक और नाम, Cardiac cell. कार्डियक सेल्स। skeletal Muscle. muscle, Cardiac muscle. So cardiac muscle and neurons are the example of permanent cells. Are the examples of permanent cells. Clear? So ये 3 तरह के सेल्स हैं, और ये अक्सर मैं पूछूंगा अगर आपसे। मैं आगे हम इंशाल्लाह जब कंटिन्यू करेंगे तो जब हम देखें, हमारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो कहते हैं कि जनरल पैथो क्यों पढ़े। जनरल पैथो से क्वेश्चन कितने आने, मैक्सिमम 3 या 4 एमसीक्यूज आने। आपने जनरल पैथो इसलिए नहीं पढ़नी, आपने जनरल पैथो पढ़नी है आगे को रिलेट करने के लिए। हर एक टॉपिक में मैं आपसे पूछूंगा कि परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं, लेबाइल सेल्स कौन से होते हैं, स्टेबल सेल्स कौन से होते हैं। क्योंकि अगर एक सेल डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है तो डिवीजन का मतलब तो होता है मेरे ख्याल में 1 से 2, 2 से 4, यस और नो। इसी का मतलब डिवीजन है ना, कि डिवाइड हो रहे हैं। ये परमानेंट सेल का मतलब है कि ये एक सेल है, ये डिवाइड नहीं हो सके। तो क्या इनमें से कौन से सेल्स के पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं है? दे कैन नॉट इंक्रीज देयर नंबर्स। कौन से सेल्स हैं वो? परमानेंट, लेबाइल और स्टेबल? Permanent. परमानेंट के पास। वेरी गुड। So it will help me, and it will help me a lot in talking about this thing. Hypertrophy. Whenever there is stress, किसी टिश्यू के ऊपर स्ट्रेस पड़ी और वो टिश्यू कुछ ऐसा था, जब कभी भी किसी टिश्यू के ऊपर स्ट्रेस पड़ी, वो टिश्यू ऐसा था कि वो रीजनरेट ना कर सका। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल इस तरीके से हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रहा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे है एओर्टिक वेल्व। लेट्स से ये पेशेंट है हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस का। क्या एओर्टिक स्टेनोसिस स्ट्रेस दे रही है? यस। क्यों स्ट्रेस दे रही है? क्योंकि अब लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है यहां से ब्लड को बाहर निकालने के लिए। यस और नो? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेसिवली कंट्रैक्ट करता जाएगा, और इसके ये जो मसल्स हैं ये डैमेज होंगे। इसके मसल्स क्या होंगे? डैमेज होंगे। और ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस है ये इसको क्या बताएगी? मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में
आगे से एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब आपकी कंपनी में आगे से ऑर्डर्स ज्यादा आना शुरू हो गए कि यार ज्यादा से ज्यादा हमें ऑर्डर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पीछे जो बंदे काम करने वाले थे उनकी तादाद बढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ द पीपल विच आर डूइंग दैट थिंग। लेकिन अगर आपके पास नंबर इंक्रीज करने की एबिलिटी है ही नहीं, कार्डियक टिश्यू परमानेंट सेल की एग्जांपल है, लेबाइल सेल की एग्जांपल है, Permanent cell. Permanent. तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। और जब ये परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं कर पाते तो मुझे बताएं अब ये इतना ऑर्डर किस तरीके से पूरा करेंगे। हाँ, जो ऑलरेडी बंदे हमारे पास हैं सर जी वो थोड़ी ज्यादा जान मारे। यस, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे परमानेंट सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि डिवीजन की एबिलिटी नहीं रखते, वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज देयर साइज, दे इंक्रीज देयर साइज। और वो साइज कैसे, उस साइज के इंक्रीज को क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी कौन से वाले टिश्यूज में होती है, ऐसे टिश्यूज में होती है जो कि Permanent cell. जो कि डिवीजन की एबिलिटी नहीं रखते या लिमिटेड डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं, और मोस्ट कॉमनली ये परमानेंट सेल्स में होती है। दैट्स व्हाई आपने कभी नहीं सुना होगा देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरप्लेजिया, आप हमेशा क्या सुनते हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Crystal clear, sir. Yes, sir. So how is hypertrophy occurring? अब सोचने की बात तो ये है कि अगर सेल डिवाइड नहीं कर सकता तो फिर हाइपरट्रॉफी का मतलब तो यही हुआ कि इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेल डिवाइड नहीं कर सकता तो इसका साइज इंक्रीज कैसे हो रहा है, हाउ? वो सेल एक ही जगह पे जमा होते जा रहे हैं। नहीं, वो तो फिर नंबर बढ़ना शुरू हो गए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप जिम करते हो, जब आप जिम करते हो तो आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। जब आप जिम I करते हो think आपकी वो बॉडी चीजें बनती है स्टोर ज्यादा। करने के लिए ताकि इसकी सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज हैं वो ऑर्गेनेलीज इंक्रीज कर जाते हैं इन साइज। मिसाल के तौर पे ये एक पेशेंट है और उस पेशेंट का, ये एक पेशेंट का बाइसेप है, ये उसका जो है बाइसेप है, और ये रोजाना जिम करता है, बाइसेप की एक्सरसाइजेस लगाता है। अब बाइसेप्स के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भी परमानेंट टिश्यू की एक एग्जांपल हैं। और ये स्केलेटल मसल क्या करते हैं, ये स्केलेटल मसल जो है ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये मैं सेल इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मायोफाइब्रिल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इस सेल को समझें कि ये मैं डेल्टॉइड मसल का एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडीज हो गई, जैसे कि स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो सब पता है क्या करते हैं, वो सब प्रोटीन की सिंथेसिस इनहांस कर देते हैं। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनेलीज। साइज इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज नहीं होता। सो hypertrophy is, it is increased structural protein in organelles, increase in the size of cells, and example is cardiac hypertrophy. याद रखिएगा, increase in the size of cells, increase in the size of cells. Let's talk sir, about hypertrophy. Due to what? due to protein. Due to excessive protein synthesis, due to excessive structure protein synthesis and increase organelle size, ठीक है। जब ऑर्गेनेलिस का साइज बढ़ता है तो वो क्या करने लगता है, अपने प्रोटीन की सिंथेसिस को भी इनहांस करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट को निमोनिया हो गया, एक पेशेंट है उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। जब कभी भी किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जब कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है, पहला टेस्ट हम क्या करवाते हैं, फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, कफ के साथ, कौन सा टेस्ट करवाते हो आप पहला? एक्सीलेंट। ब्लड सीपी,
नहीं, निमोनिया छोड़ देते हैं, किसी इन्फेक्शन के साथ पेशेंट आता है, सबसे पहले सीबीसी नहीं करते, कंप्लीट ब्लड काउंट, या मिसाल के तौर पे ब्लड पीसीपी, उस पर आप क्या देखते हो, WBCs बड़े होते हैं नहीं, टोटल लीकोसाइट काउंट, TLC काउंट इंक्रीज होता है कि नहीं? Yes, sir, increase. Yes. So now what was, okay, give me a second please. अच्छा, अब जब कभी भी WBCs का साइज, जब कभी भी स्ट्रेस आया, जब कभी भी बॉडी में स्ट्रेस आया, एक बैक्टीरिया ने आ करके इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया ने लिपोपोलीसेकेराइड या लिपो ओलिगोसेकेराइड सिक्रीट किया जो कि उनकी सेल वॉल में होती है, या बैक्टीरिया ने और साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए, उन साइटोकाइंस ने क्या किया, जा करके WBCs को कहा कि आप अपने नंबर को इंक्रीज कर लो, आप अपने नंबर को इंक्रीज कर लो। क्यों? क्योंकि WBCs क्या करते हैं, ये WBCs फिर आते हैं और आकर के उसी बैक्टीरिया को जो फंडिंग एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी बैक्टीरिया को, उसी फंडिंग एजेंट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यस, तो अब आपको समझना चाहिए ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हुआ या इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स हुआ? नंबर ऑफ नॉर्मल WBCs काउंट कितना होता है पेशेंट के अंदर? 4,000 to 11,000. 4800 to 11,000 से 4,000 to 11,000. और एक बंदे के अंदर 16,500 आ गया WBC काउंट। मुझे बताओ साइज इंक्रीज हुए या नंबर इंक्रीज हुए सेल्स के? नंबर इंक्रीज। तो अगर नंबर इंक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब है कि डिवीजन हुई होगी, अगर डिवीजन हुई है तो इसका मतलब है कि ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है, अगर ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है तो वो लेबाइल कैटेगरी में आते हैं या परमानेंट कैटेगरी में आते हैं? लेबाइल कैटेगरी में आते हैं। तो इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल्स? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज नोन एज hyperplasia. So controlled proliferation of stem cells and differentiated cells, increase in number of cells, this is known as hyperplasia. So कैसे होती है ये हाइपरप्लेजिया? हाइपरप्लेजिया ऐसे होता है कि जब कभी भी एक कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस मिलता रहे। कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस पता है कैसे मिलता है? कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस मिलता है जैसे ये एक सेल है, लेट्स से ये एक सेल है और इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर इसको लेट्स से इसको मजबूत करने के लिए, इसको डिवाइड करने के लिए एक, चले इस तरीके से मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि आप लोग बैठे हैं, सब दोस्त खेल रहे हैं और आपने ये कहा कि यार जब भी मैं तुम्हें ऐसे जो है एक चुटकी काटूंगा या जब कभी भी मैं तुम्हें ऐसे एक इशारा करूंगा, तुमने क्या करना है कि तुमने सेब के 2 टुकड़े कर देने हैं। आपने पहली दफा इशारा किया, सेब के 2 टुकड़े हुए, दूसरी दफा किया, सेब के 4 टुकड़े हो गए, तीसरी दफा आपने इशारा किया, सेब के 8 टुकड़े हो गए। ठीक हो गया? सेब बार बार डिवाइड होता जा रहा है, वही उस सेब को काटता जा रहा है और आप इशारा दे रहे थे। वो जो इशारा था ना, वो उसको कहेंगे हम ग्रोथ फैक्टर, और जहां वो एक्ट कर रहा था उसको हम कहेंगे रिसेप्टर्स। तो जब कभी भी ग्रोथ फैक्टर किसी रिसेप्टर के पास आकर के रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो क्या होता है, वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे कीमोथेरेपी के बाद क्या होता है कि कीमोथेरेपी के बाद आपके जितने भी सेल्स हैं जो डेली डिवाइड हो रहे होते हैं, ऐसे तमाम सेल्स जो हैं वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स उन सेलों में से एक सेल हैं जो डेली डिवाइड होते हैं। ठीक है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जब डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। यस और नो? क्योंकि WBCs नहीं बनेंगे। ऐसे पेशेंट को पता है हम ड्रग कौन सी देते हैं? उसको हम कहते हैं
ग्रो उसको हम कहते हैं CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि किसकी कॉलोनी को स्टिमुलेट करते हैं? जाके ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर या ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। और ये ड्रग्स आती हैं किसके नाम से आती हैं? फिलग्रेस्टिन के नाम से ये दवाई मिलती है। फिलग्रेस्टिन इसका नाम है, जो कि इसका जेनेरिक नेम है, और ब्रांड नेम इसका फिलाटिल है। इस नाम से आती है। और ये जाके क्या करते हैं? ये सेल पे जा करके बाइंड करते हैं और सेल को क्या करते हैं कि भाई साहब डिवाइड करो, कि भाई साहब क्या करो? डिवाइड करो। अब जब कभी भी ग्रोथ फैक्टर आएगा और रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो रिसेप्टर सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यानी कि जब कभी भी बारिश होगी तो पानी आएगा। मिसाल के तौर पे आपने ग्रोथ फैक्टर कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा दे दिए, बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर आप देते गए, बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर आप देते गए, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है फिर? बहुत ज़्यादा ज्यादा पानी। बहुत ज्यादा पानी आता है। वेरी गुड। सो सेल को कॉन्स्टेंटली या एक्सेसिवली डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? एक्सेसिव नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। और वो ग्रोथ फैक्टर जो है वो क्या करते हैं? वो भी डिवाइड करते हैं। तो जब कभी भी हाइपरप्लेजिया होता है वो क्यों होता है, मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। हेमेटोपोटिक स्टेम सेल की आप एग्जांपल ले लो कि जब कभी बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया क्यों हाइपरप्लेजिया करवाता है, क्यों WBCs के नंबर को इंक्रीज करता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया आ करके कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज करवाते हैं, जो कि बोन मैरो में जाकर हेमेटोपोटिक स्टेम सेल को स्टिमुलेट करते हैं। वो एक्सेसिव नंबर ऑफ WBCs को प्रोड्यूस करते हैं। डज दैट मेक सेंस और नॉट? समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. सो दिस इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। इट इज कंट्रोल नंबर ऑफ दिस थिंग। अच्छा, अब जब कभी भी मिसाल के तौर पे आप में से किसी लड़के को मैं कहता हूँ कि यार तुमने ना इस तरीके का एक गोल लच्छेदार पराठा बनाना है, अगर वो लड़का एक पराठा बनाकर लाएगा तो इट इज पॉसिबल कि यार वो शायद अच्छा सा राउंड पराठा बना के ले आए। अगर मैं उसको ये कहूं कि तुम 100 पराठे लच्छेदार और सही वेल राउंडेड बना करके लाओ, इट माइट बी पॉसिबल कि उससे मिस्टेक हो जाए वो 100 पराठे बनाने में। यस और नो? या आप यस ही सर। अगर 100 दफा चाय Yes, बनाओ sir. तो 100 के 100 दफा उस चाय का जायका सेम नहीं आता, ऐसा है कि नहीं है? Yes, यस sir. इसीलिए जब किसी सेल को कॉन्टिन्यूअसली स्टिमुलस मिलता रहता है डिवाइड करने के लिए, तो ड्यूरिंग डिवीजन हम सबको पता है कि हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डुप्लीकेट होता है। हमारा न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, उसकी कॉपीज बनती है। और जब कभी भी कॉपीज बनती हैं तो तब म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। तो क्या एक्सेसिव हाइपरप्लेजिया और एक्सेसिव नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर या एक्सेसिव स्टिमुलस और क्रोनिक स्टिमुलस, does it possess some of risk factor for developing cancer or malignancy in future? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, it possess। ठीक है। Yes, तो it's अब हमने अगला यहाँ पे देखा है हाइपरप्लेजिया। इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। Excessive stimulation sometimes may lead to pathological hyperplasia like endometrial hyperplasia, which may progress to dysplasia and cancer in the future। ठीक है। तो ये मैं अब आगे आपको बताता हूँ। नाउ देयर इज एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब ये होता है कि डिक्रीज इन द टिश्यू मास एंड डिक्रीज इन द साइज। मिसाल के तौर पे एक बंदा जब जिम करता है और जब वो जिम छोड़ता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके मसल मास कम होने लग जाते हैं। यस और नो? यस सर। चलो इससे भी ज्यादा आपको अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बंदे की टांग फ्रैक्चर हो जाए और उसने उस पर प्लास्टर चढ़ाया हो, कुछ अरसे के बाद जब 2 महीने बाद वो प्लास्टर उतारता है तो जो टांग उसने इस्तेमाल की होती है, इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके कंपैरिजन में जिस टांग पे प्लास्टर होता है वो टांग कमजोर दिखती है। यस नो? यस सर। हाँ जी। इससे भी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप अपनी टांगों को देखो और पोलियो के पेशेंट की टांगों को देखो। पोलियो की पेशेंट की टांगें कमजोर होती हैं या आपकी टांगों से मजबूत होती हैं?
कमजोर Weak. होती है। वीक Why? होती है। That is known as disuse atrophy. That is known as disuse atrophy. यानी कि जब कभी भी, देखें इसकी मिसाल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जब बारिश होती है पानी आता है, जब कभी भी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर जाकर के एक्ट करते हैं सेल डिवाइड करता है, जब कभी भी, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की बात कर रहा हूं, जब कभी भी आगे स्टेनोसिस होती है वेंट्रिकल के मसल ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, उनमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है। और जब बारिश नहीं होती तो पानी आता है नहीं आता? यस सर, नहीं आता। नहीं आता। तो जब ग्रोथ फैक्टर नहीं रहते, जब कभी स्ट्रेस नहीं रहती, जब कभी स्टिमुलस नहीं रहता, तो एट्रॉफी होने लगती है। तो क्या होने लगती है? एट्रॉफी होने लगती है। ठीक हो गया? तब आपको समझ आई what I'm talking about? I am talking about कि जब कभी भी ग्रोथ फैक्टर आते हैं तो वो सेल को डिवाइड कराते हैं, जब ग्रोथ फैक्टर या वो स्टिमुलस हट जाता है तो एट्रॉफी होने लगती है। अब ये एट्रॉफी कैसे होती है? ये एट्रॉफी होती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। और वो लाइसोसोम क्या करते हैं? वो लाइसोसोम सेल को खाते हैं और नंबर ऑफ सेल डिक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिनोमेना दैट इज नोन एज अपोप्टोसिस, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह या आज बात करेंगे या कल बात करेंगे। ठीक है? बट आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय एपोप्टोसिस। होता क्या है बेसिकली कि साइटोस्केलेटन, ये देखे, इट मींस कि एट्रोफी क्यों हो रही है? साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन हो रही है वाया यूबिक्विटीन प्रोटियोसोम पाथवे। यूबिक्विटीन प्रोटियोसोम पाथवे क्योंकि ये पास्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया यूबिक्विटीन प्रोटियोसोम पाथवे से। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सेल को मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी बंदे के ऊपर टैग लगा दिया कि यार ये जो इस तरीके का बंदा होगा ना, इसको तुमने कभी पैसे नहीं देने, ये बंदा सही नहीं है, उस टैग को आप नाम दे देते हो यूबिक्विटीन। तो प्रोटियोसोम आकर के देखते हैं कि किसके ऊपर जो है यूबिक्विटीन का टैग लगा हुआ है, वो उसको इनगल्फ करके खा जाते हैं। ठीक है? दिस इज नोन एज यूबिक्विटीन प्रोटियोसोम पाथवे। या कि एपोप्टोसिस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉजेज इंक्लूड डिसयूज, डीनर्वेशन, डिसयूज या डीनर्वेशन, जैसे पोलियो के पेशेंट में डीनर्वेशन होती है और डिसयूज एट्रोफी होती है जिसकी टांग के ऊपर प्लास्टर चढ़ा होता है। लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई अगर किसी को हो जाए, या लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, जैसा कि इंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, क्योंकि एस्ट्रोजन अब नहीं रहता स्टिमुलस उनको देने के लिए। मेटाप्लेजिया, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाप्लेजिया? आपने कभी बॉक्सर्स देखे हैं? कोई बॉक्सर देखे हैं आपने कभी? बॉक्सर्स के अगर आप उनके, या छोड़ो, ऐसा बंदा कि जो दीवार पे मुक्के मारता हो, उसके आपने कभी नकल्स देखे? उसके नकल्स बहुत सख्त हुए होते हैं। यस, उसके नकल्स के ऊपर कुछ स्टिफ किस्म की चीजें आ जाती हैं, उसकी स्किन जो है वो स्किन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती है। या इसको भी छोड़, मिसाल के तौर पे मेटाप्लेजिया का मतलब क्या है? हमारे जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स की अपनी कोई ना कोई टाइप है। जैसे इसोफेगस की अगर बात करें तो इसोफेगस के जो सेल्स हैं वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड हैं। ये एक टाइप है सेल की। कभी कभी क्या होता है कि जब स्ट्रेस आकर के पड़ता है, जैसा कि तेजाबियत, स्टोमक का जो एसिड रिफ्लक्स है गर्ड में, वो आकर के क्या करता है? इसको तंग करता है। जब इसको ये तंग करता है, इरिटेट करता है म्यूकोजा को, म्यूकोजा अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है? अपने सेल्स के अंदर रीप्रोग्रामिंग करता है। सो रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल बाय एन अदर that can adapt to a new stressor, जो कि न्यू स्ट्रेस से कोप अप कर सके। वंस अगेन फिर से समझाता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे ये रही इसोफेगस, और इसोफेगस किस में आकर के जो है वो इसोफेगस किस में आकर के अपने कंटेंट्स को ड्रेन करती है? इनटू स्टोमक। यस, इनटू स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर क्या होता है? एसिड होता है, और यहाँ पर है लोअर इसोफिजियल जंक्शन। यहाँ पर ये क्या है? लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर या लोअर इसोफिजियल जंक्शन, जो कि हमेशा इसोफिगस के लोअर, इसको क्या करता है? बंद करके रखता है। जब कभी भी गर्ड होता है, यानी कि गैस्ट्रोएसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसमें क्या होता है कि ये एसिड जो है
ये ऊपर की तरफ जाता है, रिफ्लक्स करता है और इरिटेट करता है इसोफेगस को। मेरा आप लोगों से सवाल ये है डॉक्टर साहिबान कि ये एसिड स्टोमक को तंग क्यों नहीं करता, स्टोमक को इरिटेट क्यों नहीं करता? स्टमक कोलमनर में एपिथेलियम जो है वो गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। गॉबलेट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सेल आंसर। म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सिंपल कोलमनार एपिथेलियम होता है और यहाँ पर गॉबलेट सेल्स होते हैं, और वो गॉबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? वो गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। वेरी गुड आंसर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब मिसाल के तौर पे आप जब ये 18 मई का वाकया हुआ तो आप में से कोई बंदा अगर ये कहे कि यार मैं मास्क पहन के जाता हूँ इस खास किस्म का, उसकी वजह से मुझे कज्जे आइडेंटिफाई नहीं करते, तो आप कज्जू से बचने के लिए क्या करेंगे? वो मास्क ओढ़ लेंगे, ये सर नो, या यस सर। ओढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जब बार बार एसिड आता है और एसिड आकर के तंग कर रहा होता है इसोफेगस को, तो इसोफेगस क्या करता है? अपने एपिथेलियम को नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम से चेंज करके कन्वर्ट कर लेता है, किस में? सिंपल कोलमनार एपिथेलियम में। और इस चेंज ऑफ सेल टाइप को हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया। समझ आइए आप लोगों को? यस सर। और ये जो सेल टाइप चेंज हुई है इसका फिर नाम है बेरेट एसोफेगस। इसका नाम क्या है? बेरेट एसोफेगस। So metaplasia is basically changing of cells type into another type, usually due to exposure of an irritant such as gastric acid, जिसमें epithelium replaced हो गया intestinal epithelium से, it is known as Barrett esophagus। या tobacco smoke जो कि respiratory ciliated columnar epithelium को convert कर देते हैं, replace कर देते हैं into stratified squamous epithelium में। All these changes are known as metaplasia। These are very high yield questions, very इनके पीछे स्टार बना लो, very high yield question, ये बहुत पूछे जाते हैं। अगर वो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है, शायद वो हाइपरप्लेजिया का ना पूछे, शायद वो हाइपरट्रॉफी का ना पूछे, पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत हाई यील्ड हैं। दे गोना ही गोना आस्क अबाउट देम। इट मे प्रोग्रेस टू डिस्प्लेसिया। अगर कॉन्टिन्यूअसली ये बेरेट एसोफेगस ऐसे ही रहेगी तो ये इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। मेटाप्लेजिया कैन लीड टू डिस्प्लेसिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसिया? इट इज disorganized, disordered, precancerous epithelial growth, and it is basically not an adaptive response, but it is basically an ये बिगड़ी हुई शक्ल है बेसिकली अडॉप्टिव रिस्पॉन्स की, ठीक है? इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसिया, न्यूक्लियर आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। यस, डिस्प्लेसिया का मतलब है मतलब डिस्प्लेसिया मतलब के सेल का जो है ना आर्किटेक्चर ही चेंज हो जाता है, सेल की शेप ही चेंज हो जाती है, वो अजीब सी उसका हुलिया ही उसका अजीब हो जाता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे गज्जू के डर से कोई इंसान जो है वो अपने बाल भी बिल्कुल छोटे छोटे करा ले, क्लीन शेव भी कर ले, फेशियल शेशियल करा के क्रीम में लगा के वो गोलू मोलू सा बनने की कोशिश करने लग जाए, तो अब आप कहोगे यार इसने तो अपनी शक्ल ही चेंज कर ली है इनसे डर के, ठीक है? सो दैट इज नोन एज dysplasia. So it is characterized by loss of uniformity of cell size, shape, इसको हम प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं, लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर चेंजेस चेंज हो जाती हैं इसमें, जिसमें इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है। और याद रखिएगा अगर माइल्ड टू मॉडरेट किस्म का डिस्प्लेजिया हो तो वो चेंज हो जाता है, और अगर ये डिस्प्लेजिया सवेयर हो तो ये फिर क्या बन जाता है? इरिवर्सिबल बन जाता है और फिर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा नॉर्मल सेल, अगर आप इसको देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल सेल है और इसमें मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें चेंजेस हो रही हैं। ये रहा नॉर्मल सेल। अगर नॉर्मल सेल ये देखो 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज नोन एज, एवरीबॉडी बी विद मी प्लीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। हियर लुक ओवर हियर, नंबर ऑफ सेल्स कितने? 1 2 3 4। क्या इनके साइज इंक्रीज हुए हैं? यस और नो? Yes. Yes. तो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। Hypertrophy. इसमें देखो क्या इसका साइज रिड्यूस हुआ है? Yes. 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 एट्रोफी, ठीक है? अब
ये देखो, ये सेल कितने प्यारे प्यारे से पिंक कलर के थे, ये देख रहे हो कितने अजीब और गरीब शक्ल इन्होंने रखी हुई है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जो है वो इसी नस्ल के सेल हैं। क्या, व्हाट इज दिस बेसिकली? डिस्प्लेसिया। देन ये पिंक है और ये 3 कैसे हो गए? ग्रीन हो गए, यानी कि सेल की रीप्रोग्रामिंग होगी, दैट इज नोन एज मेटाप्लेसिया। और अगर क्रोनिक इरिटेशन परसिस्ट करेगी तो वो न्यूप्लेसिया में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, और जो इस क्वेश्चन के सारे कंपोनेंट्स के सही जवाब देगा तो उसको हम एक आइसक्रीम देंगे और उसको हम उसके बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करेंगे, क्योंकि वो मेरे पास तो है नहीं फिजिकली कि उसको मैं पैसे दूं। ठीक है, सो हियर गोज योर क्लिनिकल क्वेश्चन राइट नाउ। सो सबसे पहले वी हैव गॉट अ पेशेंट, और उस पेशेंट के अंदर आपके पास एक पेशेंट आता है आपके क्लिनिक में, एंड दैट पेशेंट हैज गॉट, वो आपको हिस्ट्री देता है कुछ इस तरीके से। आप लिख लें कि लेट्स से आप 50-year-old male 50-year-old male smoker who is a laborer, and he works in a cement industry. Comes with cough which is productive in nature. He also explains that increased difficulty in breathing. And he states that sometimes he gets apneic, यानी कि उसको जो है वो सांस आना बंद हो जाता है, शॉर्टनेस, या समटाइम्स ही बिकम डिस्निक कर लेते हैं। ठीक है, डिस्निक हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स वो, आपने उसका एक्सरे किया और एक्सरे के ऊपर आपको इंटरस्टिशियल मार्किंग्स जो हैं वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं, और आपने जब उसको अस्कल्टेट किया तो अस्कल्टेशन के ऊपर आपको वी सुनाई दे रही है, और ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू। आप मुझे ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर, ये जो पेशेंट है ये पिछले 20 साल से सीमेंट इंडस्ट्री में है, और पिछले 30 साल से ये सिगरेट पी रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या इसके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर किसी तरह की कोई अडाप्टेशन आई होगी इस टाइम पे, सेलुलर अडाप्टेशन, कोई सेलुलर लेवल पे इसकी बॉडी के अंदर कोई अडाप्टेशन आई होगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक एक करके बताओ सारे। सर मेटाप्लेसिया Obviously, sir, इसमें changes आई हैं और वो मेटाप्लेसिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ब्रोंक्योल से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ कि ब्रोंक्योल जो हैं या ब्रोंकाई जो है, ब्रोंक्योल्स के अंदर जो है, मुझे ये बताएं आप लोग कि उसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं जो डस्ट से और स्मोक से प्रिवेंट करते हैं? सर सीलिएटेड कोलमनार। यस, सिलिएटेड कोलमनार सेल्स। क्या यहाँ पे गॉबलेट सेल्स होते हैं? नो सर, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स नहीं होते। ओके, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स नहीं होते। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट के रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, मुझे ये बताएं आप, एक पेशेंट के रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर या ब्रोंक, ये यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, यस और नो? ठीक है, यस सर। जो मेन स्टेम ब्रोंकस है, क्या इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं? नो सर। गॉबलेट सेल्स कहाँ होते हैं फिर? सर गॉबलेट सेल्स तो सर स्टमक में पाए जाते हैं ना, जब म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम क्यों कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में, ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो रीड इंडेक्स बढ़ जाता है, जिसमें हाइपरप्लेजिया होने लग जाता है ब्रोंकियल गॉबलेट सेल्स का, वो कहाँ से आते हैं फिर? ब्रोंक्यूल से, ब्रोंकाई। यस,
यहाँ पर गोबलेट सेल्स मौजूद होते हैं और वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो आपको क्रोनिक कफ, इसकी प्रोडक्टिव कफ मिल रही है ना, वो यस इन सर। गोबलेट सेल्स की वजह से मिल रही है। मुझे बताएं, इन गोबलेट सेल्स में हाइपरप्लेजिया होगा या हाइपोप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी होगी? Hyperplasia. सर हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया। एक्सीलेंट। सो सबसे पहले देयर विल बी हाइपरप्लेजिया, और ये हाइपरप्लेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हाइपरप्लेजिया को रीड इंडेक्स कहा जाता है, जो कि हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। यस सर। डज इट मेक सेंस? यस सर। अच्छा, नाउ अगली चीज, 20 साल से एक किस्सा चल रहा है। आपको नहीं लगता कि इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की होगी इस ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इन सब ने, या नहीं? व्हाट डू यू से? यस सर। यस सर। यस। तो क्या वो किस में कन्वर्ट करेगा अपने आप को? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। आप मुझे बताएं, ये चेंज व्हाट इज इट? एप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया। सर ये एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया सर। मेटाप्लेजिया। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, सर लेकिन वो तो 20 साल से ये सब कर रहा है, तो परसिस्टेंट इंसल्ट से डिस्प्लेजिया नहीं हो जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। देयर आर चांसेस कि उसमें डिस्प्लेजिया हो, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि सिर्फ माहौल इंसान को खराब नहीं करता। यहाँ पर किर्गिस्तान के अंदर देखिए बहुत सारी फ्रीडम है, या इंटरनेशनली आपको बहुत सारी फ्रीडम होती है, फिर कुछ बच्चे खराब होते हैं। कुछ बच्चे खराब क्यों नहीं होते कॉन्टिन्यूअसली इस एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हुए? क्योंकि ये एक यस, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या उनके अंदर इनहेरिटेड ऐसे डिफेक्ट्स नहीं पाए गए होते जिसको फिर हम जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं, या जिसके अंदर, जिसको फिर हम यूं कहते हैं कि शायद उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, या फिर उनके अंदर जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स स्ट्रॉन्ग थे, उनके अंदर शायद ट्यूमर जो ऑन्कोजीन्स थे वो उस तरीके से एक्टिवेटेड नहीं थे। इट इज चांस ऑफ लक, यू नो। नुत्सन टू हिट हाइपोथेसिस जैसे मैं आपको बताता था ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के लिए, तो उसमें क्या होता है कि इट इज चांस ऑफ लक कि जो आपका म्यूटेटेड जीन हो, जो आपका म्यूटेटेड सेल हो, उसी सेल के ऊपर दोबारा, क्योंकि डेली हम सब के सब डेली अल्ट्रावायलेट रेस को एक्सपोज होते हैं। फिर हम सबको स्किन कैंसर क्यों नहीं होता? बिकॉज स्किन कैंसर इज हमारी इम्यूनिटी। सो अब इस पेशेंट के अंदर एक चीज है, एक तो इसमें है हाइपरप्लेजिया, एक है इसमें मेटाप्लेजिया, और अब अब्दुल्ला की बात की तरफ आते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला, कैन इट प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया? यस सर। यस, इट कैन प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया। बात वही आती है कि इट इज अ रिस्क फैक्टर, इट इज नॉट कॉजिंग डिजीज, इट इज अ रिस्क फैक्टर। स्मोकर, कितने लोग सिगरेट पीते हैं? सबको लंग कैंसर तो नहीं होता, यस और नो? यस। सो स्मोकर, लेकिन डज स्मोकिंग कंटेन रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर? यस सर। यस डिस्प्लेजिया हो सकता है, डिस्प्लेजिया हो सकता है, और इसी डिस्प्लेजिया को फिर हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि सेल किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, सेलुलर अडॉप्टेशंस कौन कौन सी होती हैं, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या है? बेसिकली सेल इंजरी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया, या बाकी सारे इश्यूज भी हो सकते हैं सेल इंजरी में। जब कभी भी सेल क्या होता है कि जब कभी भी सेल डिस्ट्रॉय होता है, जब कभी भी सेल क्या होता है कि सेल को किसी तरह की इंसल्ट आती है, तो सबसे पहले क्या होता है? एटीपी की फॉर्मेशन बंद हो जाती है, क्योंकि रिस्पायरेशन नहीं हो पाती। ऑक्सीजन किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है? हमें ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड होती है? For the nutrients, for oxygen, फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो अब ये जब एटीपी नहीं होगी तो क्या होगा? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करना बंद कर देंगे। जब एक सेल के अंदर से सल्यूट्स बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे और इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी,
तो पानी सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर निकलेगा? इनसाइड। अंदर अंदर ही रहेगा। अच्छा चलें इस तरीके से बात कर लेते हैं। एक है, एक ये सेल है आपके पास, एक ये रहा सेल आपके पास, और इस सेल के अंदर और एक ये सेल है, ये दो सेल हैं आपके पास, ठीक है। मुझे ये बताएं, इस सेल के अंदर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 15 15 नंबर ऑफ ऑस्मोल्स 15 है इसमें, और इसमें नंबर ऑफ ऑस्मोल 8 है। कौन से सेल्स से पानी किस तरफ डिफ्यूज करेगा? फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए? A to B. A to A B, to sir. B. Sir, from A to B. From B to A. बी From टू B ए। to A. चलो कोई B बात to नहीं, A. कोई मैं अभी बताता हूँ। दो अच्छे दोस्त हैं आप, या दोस्तों का कहूंगा तो आप इस तरीके से, आप एक सर की, आप एक किस तरह करते हो, एक सर की दावत कर लेते हो, आप एक सर की क्या कर लेते हो, दावत कर लेते हो, ठीक है। और एक है प्याला ए और एक है प्याला बी। दावत में आप क्या बनाते हो जनाब? दावत में आप बनाते हो अच्छा हाँ, आप चाय बनाते हो, चलो दावत में। और इस चाय में जो है वो सही पानी है, खुला डुला, 2 3 इलायचियां हैं। जबकि ये जो कप ए था, इसको आप इलायचियों से, गरम मसाले से, पत्ती से, इस सब से भर दोगे। तो आप मुझे बताओगे असूली तौर पे अब आप क्या करोगे? कप बी से ए में पानी को डालोगे या चाय को डालोगे, या ए से बी में डालोगे? बी से ए में। हाँ, समझे हो ना कि जब नंबर ऑफ ऑस्मोल इसमें ज्यादा है शहजादो, इसका मतलब है कि पानी यानी कि वाटर इसमें कम है, वाटर इसमें ज्यादा है। सो वाटर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जिस सेल की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है वो सेल पानी को सोख कर लेता है, और जिस सेल की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, जिस सेल की ऑस्मोलैरिटी कम होती है उससे पानी ट्रेवल करता है दूसरे में, ठीक है। तो जब ये बाहर नहीं जा पाएंगे तो बाहर से इंटरस्टिशियल सेल से क्या होगा, पानी अंदर की तरफ आएगा, सेल की Yes, स्वेलिंग sir. होती है, दिस इज नोन एज सेलुलर स्वेलिंग। Swelling. एक तो ये चीज आ गई। सेलुलर स्वेलिंग इज द हॉलमार्क ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, ये याद रखिएगा। इसके साथ आप स्टार डालते हो, इसके साथ कुछ डालते हो, सेलुलर स्वेलिंग इज द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट रिवर्सिबल सेल इंजरी। मुझे बताएं, एक पेशेंट को एंजाइना होता है, एंजाइना रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है? Reversible. Reversible. एंजाइना इज रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें सेलुलर स्वेलिंग होगी या एंजाइम्स लीक आउट करेंगे? सेलुलर Cellular स्वेलिंग। Only cellular swelling. ओनली सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितने भी रिवर्सिबल सेल चेंजेस होंगे उन सब में सेलुलर स्वेलिंग्स होंगी। Swelling. नेक्स्ट इज राइबोसोमल एंड पॉलीसोमल डिटैचमेंट। जब भी राइबोसोम डिटैच करेंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी या कम हो जाएगी, मेम्ब्रेन्स में ब्लेब फॉर्मेशन होने लग जाएगी, न्यूक्लियर चेंजेस आएंगी, लेकिन वो क्रोमेटिन चेंजेस होंगी, इनकी न्यूक्लियर क्लम्पिंग होगी और वो अपने आप को चेंज कर सकती है। इट इज रिवर्सिबल। और रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एटीपी भी नहीं है। तो अब क्या होगा कि इस्कीमिया की वजह से एटीपी भी चूंकि नहीं है तो सेल काम करना छोड़ देगा। जैसा कि जब कभी भी एंजाइना होता है तो क्या होता है कि दिल की जो कंट्रक्टिलिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। उस पोर्शन में आपको क्या मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, मायोकार्डियल सेल्स आर नॉन कंट्रक्टाइल आफ्टर 1 to 2 minutes ऑफ इस्कीमिया। और अब रिवर्सिबल सेल इंजरी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है? Irreversible. ठीक है। तो अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ आते हैं, दैट इज ओवर हियर। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इट इज बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Breakdown of the plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? वो एंजाइम्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जैसे कि ये कार्डियक मायोसाइट है, इस कार्डियक मायोसाइट के अंदर ट्रॉप आई है, इस कार्डियक मायोसाइट के अंदर सीकेएमबी है, ठीक है।
जब इसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, कि लीक करने लग जाएंगे। यस और नो? सो हॉलमार्क ऑफ यस सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोसॉलिक एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीक आउटसाइड ऑफ द सेल्स, कैल्शियम इनफ्लक्स होने लग जाता है, और वो क्या करती है, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। जो कैल्शियम है ना, ये बेसिकली प्रोएक्टिव है इन केस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन। तभी हाइपर कैल्सीमिया कैन लीड टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। हाउ? क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम क्या करता है, जो ट्रिप्सिन है या ट्रिप्सिनोजिन है, उन एंजाइम को एक्टिवेट करने लग जाता है, और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो कैल्शियम इनफ्लक्स होने लग जाता है और वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन लॉस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन जरूरी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जरूरी होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो ये सब चीजें नहीं होंगी। फिर क्या होता है, लाइसोसोम्स रप्चर हो जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिनको लाइसोजाइम कहते हैं। वो क्या करते हैं, ऑटोलाइसिस करते हैं, ऑटो डाइजेशन ऑफ सेल करने लग जाते हैं। ठीक है। देन अब चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियर डीजनरेशन, पिक्नोसिस जिसमें न्यूक्लियर कंडेंसेशन कहते हैं, कैरियोरेक्सिस न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एंड कैरियोलाइसिस न्यूक्लियर डिसोलेशन। ये एग्जैक्ट एक एक लाइन इसी तरीके से पूछते हैं, व्हाट इज कैरियोरेक्सिस, व्हाट इज कैरियोलाइसिस, व्हाट डू यू मीन बाय पिक्नोसिस। ठीक है। तो ये आपको एक एक चीज का मतलब आना चाहिए कि पिक्नोसिस का मतलब है न्यूक्लियर कंडेंसेशन, कैरियोरेक्सिस का मतलब है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, एंड कैरियोलाइसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिसोलेशन। ठीक है। एंड आखिर में आता है इमॉर्फस डेंसिटीज और इंक्लूजन इन दी माइटोकॉन्ड्रियाज, जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन उसमें आकर के माइटोकॉन्ड्रिया में रहना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें, ये सबसे पहले एक नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल सेल से जब कभी भी सेल इंजरी आती है तो सबसे पहले सेलुलर स्वेलिंग अपीयर होती है, ये पहला इसका हॉलमार्क है। फिर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इस तरीके से ब्लेब्स बनने लग जाती हैं। जब ये ब्लेब्स बनती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लेब्स बनने का मतलब ये होता है कि अब जो है सेल मेम्ब्रेन वीक हो रही है। देन देयर इज न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लंपिंग। न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लंपिंग का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है उसकी क्लंपिंग शुरू हो जाती है, और उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल उसकी क्लंपिंग होती है। लेकिन इसमें न्यूक्लियर डिग्रेडेशन नहीं होती, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती। प्लस इसमें राइबोसोमल डिटैचमेंट मिलती है। राइबोसोमल डिटैचमेंट, राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जब राइबोसोम्स नहीं रहते तो प्रोटीन सिंथेसिस होना बंद हो जाती है। ठीक है। नाउ फ्रॉम रिवर्सिबल टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होती है, और ये हॉलमार्क है। सो इसका हॉलमार्क है सेलुलर स्वेलिंग, इसका हॉलमार्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, और यहाँ से फिर एंजाइम लीक करते हैं, फिर यहाँ पे ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर डिग्रेडेशन होने लगती है, और ये सारी चीजें होने लगती हैं। दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। टुडेस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पर हाइपरप्लेजिया होता है, जहां पर हाइपरट्रॉफी होती है, जहां पे सारी चीजें हो रही होती है, तो वहां पर उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी कल को डिजीजेस में हेल्प मिलती है। मैं कुछ एग्जांपल स्टेट कर देता हूँ आपके पास हाइपरप्लेजिया की, कुछ एग्जांपल्स आपके पास मैं सेट कर देता हूँ। व्हाट आर हाइपरप्लेजिया? हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल्स में जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको बीपीएच कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट के जो मसल्स होते हैं उनके नंबर इंक्रीज करने लग जाते हैं, तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। फिर आता है हमारे पास इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एक्सेसिव एस्ट्रोजन के एक्सपोजर की वजह से, ज्यादा एस्ट्रोजन के एक्सपोजर की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है उसमें हाइपरप्लेजिया होने लग जाता है। और प्रोस्टेट में बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। फिर हमारे पास और एग्जांपल्स आ जाती हैं हाइपरप्लेजिया की, जैसे हमारे पास हाइपरप्लेजिया की और एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकती हैं, हाइपरप्लेजिया इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट टिश्यू में हाइपरप्लेजिया हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। हाइपरट्रॉफी की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं, तो हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल में आपके पास
मस्कुलर स्केलेटल मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, फिर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिल सकती है जो कि कार्डिक मसल्स के अंदर होती है, ठीक। फिर एट्रोफी कहाँ पे हो सकती है, ब्रेन के अंदर जैसे एट्रोफी होती है या यूट्रस के अंदर जैसे एट्रोफी होती है पोस्ट मेनोपॉज। मैंने आपको पहले बताया था कि मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि अब ये देखें, जब एस्ट्रोजन होती है वो एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाती है और नंबर ऑफ साइज सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। पोस्ट मेनोपॉज एस्ट्रोजन नहीं रहती, जब एस्ट्रोजन नहीं रहती तो यूट्रस में क्या होने लग जाती है, एट्रोफी होने लग जाती है, ठीक है, यानी कि स्टिमुलस रिमूव हो गया तो एट्रोफी होने लग गई, ठीक है। या ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस भी बेसिकली एक एट्रोफी की ही एक एग्जांपल है। मेटाप्लेजिया में आपको दो एग्जांपल्स हमने दी हैं, एक बैरेट एसोफेगस जो कि लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस चेंज हो जाता है फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इनटू कोलमनार एपिथेलियम, और दूसरी तरफ हमारे पास स्टोमक, मैंने आपको एग्जांपल दी है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जहां पर जो है वो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, ठीक है। दैट इज एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। और डिस्प्लेजिया आपके पास हो सकता है जब कभी भी कैंसर डेवलप होता है, जब कभी भी हमारे पास ये डेवलप होने लग जाता है, जैसे कि बैरेट एसोफेगस इनटू एडिनोकार्सिनोमा कन्वर्ट हो जाती है। So these were few of the examples of मेटाप्लेजिया। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया हो। मैं इतनी सारी एग्जांपल अभी आप लोगों को इसलिए कोट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम इंशाल्लाह सिस्टम्स को पढ़ेंगे, दिस इज जस्ट बेसिक्स, आगे जब हम इंशाल्लाह सिस्टम को पढ़ेंगे तो उन सिस्टम्स को जब हम शुरू करेंगे एक एक करके तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह, ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी कैसे होती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरीज कैसे होती हैं। तभी तो देखें कितना इंपॉर्टेंट है टू नो दिस थिंग कि अगर एक सेल के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी है, चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, जॉ, नेक, बैक, और उसमें कार्डियक एंजाइम्स रेज्ड नहीं है, इसका मतलब है कि रिवर्सिबल सेल डेथ है, ये रिवर्स हो सकती है। और अगर एंजाइम्स रेज्ड हो गए तो इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल सेल डेथ है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इट हेल्प्स अस इन डायग्नोजिंग व्हाट, इट हेल्प्स अस इन डायग्नोजिंग एंजाइना वर्सेस मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें, जैसे पेनक्रेटाइटिस के अंदर आप एंजाइम्स चेक करते हो, इन पेनक्रेटाइटिस कौन से एंजाइम्स आप चेक करते हो, एमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक है, और वो क्या शो करते हैं, वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी शो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है।